तो स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट आ चुका है, जिससे आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है बिहार बोर्ड के 2024 का जो साइंस का पेपर होने वाला, उसमें केमिस्ट्री का है ना, केमिस्ट्री का आपको पैटर्न पता चलेगा। और आपको 70 क्वेश्चन में से मात्र 35 क्वेश्चन करने हैं और 35 क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि मॉडल सेट में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि मॉडल सेट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि NaCl क्रिस्टल 1Na+ इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोरीन आयंस। अब सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि NaCl का क्रिस्टल अगर बनाते हैं तो उसमें Na+ जो है वो 6 क्लोरीन माइनस आयन से घिरा होता है, और क्लोरीन माइनस कितना प्लस आयन से घिरा होता है Na+ से 6। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6:6 होता है, मतलब दोनों का 6 होता है। अब बताइए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में है 3 है, 8 है, 4 है और 6 है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 6 नंबर से हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, देख लीजिए एक बार। द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स, जो मैच बॉक्स होता है जिसको माचिस बोलते हैं, उसका ज्योमेट्री पूछ रहा है। तो आप लोग जानते होइएगा कि जैसे A बराबर B बराबर C जब होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। लेकिन अगर मैच बॉक्स का अगर आप लोग को स्ट्रक्चर पता होगा तो उसका जो है तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होता है ना। तीनों साइड आपस में बराबर, मैच बॉक्स अगर एज्यूम कीजिए तीनों साइड बराबर नहीं होता, लेकिन उसका एंगल जो है अल्फा बीटा गामा अगर मान ले तो कितना आता है? 90 डिग्री आता है ना। ये कंडीशन होता है। तो ये कंडीशन जो है ऑर्थोरोम्बिक का है। किसका है? ऑर्थोरोम्बिक का है। तो ऑप्शन नंबर ये सी के साथ चला जाएगा। समझ में आया? ये कंडीशन होता है किसका? ऑर्थोरोम्बिक का, और ये होता है क्यूबिक का। तो बोला है मैच बॉक्स का। मैच बॉक्स आपको पता है कैसा होता है? एज ए ऑर्थोरोम्बिक। उसका साइड तीनों इक्वल नहीं होता है और एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज पैकिंग ऑफ NaSP। बोल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब खाली जगह, खाली जगह में कितना होगा जब कितना स्फीयर हो? N स्फीयर हो। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, टेट्राहेड्रल वॉइड अगर मान लीजिए 2n होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ क्या होगा? n हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन ए क्लोज पैकिंग ऑफ n में कितना होगा? तो ये n ही हो जाएगा। अगर बोला जाता टेट्राहेड्रल वॉइड तो कितना हो जाता? 2n हो जाता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर जाएगा। बस समझ में? ये 2 पॉइंट याद रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कॉज ए डिक्रीज इन डेंसिटी। आपको पता होगा कि सॉलिड स्टेट में 4 टाइप का डिफेक्ट होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, एफ सेंटर डिफेक्ट और इंटरस्टियल डिफेक्ट होता है कि नहीं होता? लेकिन इसमें बोल रहा है कि किस डिफेक्ट में आपका डेंसिटी डिक्रीज होता है। डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है अगर मान लीजिए कि इसमें कोई केटायन और एनायन प्रेजेंट है ना, केटायन और एनायन प्रेजेंट है, इसमें से अगर कोई निकल जाएगा तो पहले के कंपेयर में अब उसमें कम होगा पार्टिकल की संख्या, या एनायन हो या केटायन हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या? डेंसिटी। तो ऐसा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट में। शॉर्टकी डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन इस क्रिस्टल से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो अब बताइए पहले है उसमें से केटायन और एनायन जितना होगा केटायन उतना ही एनायन हटेगा, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। कहां गया? चलिए इधर 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। आप अगर पढ़े होइएगा सॉल्यूशन में तो एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बाकी ये जो दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड और वाटर, ये सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है ये सब।
तो इसमें कौन होता है, टोलीन भी आता है और बेंजीन भी आता है। तो ये आपका टोलीन और बेंजीन जो है किसका एग्जाम्पल है, आइडियल सोल्यूशन का। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 कैपिटल में 0.1 m H3PO4 सॉरी द नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 m H3PO4 सोल्यूशन। आपका क्वेश्चन नॉर्मलिटी पूछ रहा है। कब? अब बताइए गिवन क्या है, ये मोलारिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलारिटी दिया हुआ है। तो आपको नॉर्मलिटी निकालना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, एक फार्मूला बता देते हैं। कौन सा कलर ले, चलिए। एक फार्मूला होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। अब बताइए मोलारिटी दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा, आपको सिर्फ क्या निकालना है, वैलेंस फैक्टर निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए यही फार्मूला आप यूज कीजिएगा, है ना। तो मोलारिटी इतना दिया, आपका वैलेंस फैक्टर निकालना है, इसका वैलेंस फैक्टर निकालना है। तो अगर आप इसको केटाइन और एनायन में ब्रेक करोगे तो ऐसे टूटेगा 3H प्लस और PO4 3-। तोड़ने का तरीका है ये जो है, ये एटम का संख्या यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो ये 1 है और ये यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं तो ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये 3 इसके माइनस में चला जाएगा। तो कितना आयन बना, 3 माइनस भी है 3 प्लस भी है। तो कोई एक आयन को उठाएंगे तो 3 प्लस और 3 माइनस है, तो आयन कितना बना, 3 बना। तो वैलेंस फैक्टर वही हो जाता है, मतलब जितना H प्लस हो वही क्या हो जाएगा इसका वैलेंस फैक्टर। ठीक है, इसमें केटायन कितना है, केटायन हो गया आपका 3, तो 3 क्या कहलाएगा, वैलेंस फैक्टर। अब बताओ इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी। मोलारिटी कितना दिया हुआ 0.1 इंटू ये वैल्यू कितना आया 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.3। अब बताइए किस में है 0.3 कैपिटल N। 0.3 कौन है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। अगर आपको पढ़े हुएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन का ये पार्ट है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, बाकी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़िएगा तो वहां पर देखिएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होता है तो उस पर डिपेंड किस पे करता है, तो देखिएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू MRT। देखिए R और T तो कांस्टेंट होगा सबके लिए, सिर्फ मोलारिटी होगा अलग अलग, है ना। मोलारिटी क्या होगा, अलग अलग। अब मोलारिटी जो है अगर हम निकालेंगे, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन था तो वहां पे मोलारिटी दिया हुआ था H3PO4 का निकाल रहे थे अपन लोग, तो जितना आयंस था उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो आयंस पे डिपेंड करेगा। अब देखिए ग्लूकोज जो है वो आयन बनाता ही नहीं है, आयंस पे टूटता ही नहीं है। यूरिया भी आयंस में नहीं टूटता है, सिर्फ ये टूटेगा, एक प्लस और एक माइनस। ये टूटेगा, ये +2, इसको तोड़ने का तरीका, ये 2 यहाँ जाएगा यहाँ पे, तो +2 और 2Cl माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आयंस कितना बना, 2 और 1 3 बना। और यहाँ पर कितना बना, 1 और 2। तो यहाँ पर आयन की संख्या 2 है और यहाँ पर आयन की संख्या 3 है। तो जिसका ये आयन की संख्या ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि बहाव ज्यादा होगा ना, इसीलिए। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑन पास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन पासिंग 1 फराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन एसिड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड एट H3P। मतलब जब हम 1 फराड इलेक्ट्रिसिटी एक डाइल्यूट सोल्यूशन जो एसिड का उससे पास कराएंगे तो बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कितना वॉल्यूम ऑब्टेन्ड करेगा, वही क्वेश्चन है। चलिए हम कर लेते हैं। देखिए ये है एसिड, तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा गेन, तो क्या बन जाएगा H2। देखिए ये 2 मोल है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ H2 हो जाएगा। अब यहां से हम 1 मोल निकाले, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा 1/2 मोल ऑफ H2 होगा। अब देखिए 1 फराडे बराबर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 फराडे एट एसटीपी जो वॉल्यूम कंटेन करता है उसको बोलते हैं 22.4 लीटर। ठीक है, अब बताइए ये 1 मोल बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 मोल बराबर होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका आधा ये हो जाएगा, देखिए 1/2 है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 मोल, तो हमारा दिया हुआ क्या आधा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 22 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 11.2 लीटर। ये समझ में, देखो 1 फराडे बराबर इतना होता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, इसका मतलब हम 1 के जगह इतना लिखेंगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा, आधा ही तो है 1/2, 1 होता है तो आधा इसका क्या हो जाएगा 11.2 लीटर हो जाएगा। अब ये दिया हुआ किस में है, ml में, तो ये हो जाएगा आपका 11,200 मिली लीटर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, देखिए ये वाला डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, समझ में आया, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए मोलर कंडक्टेंस जो है, मोलर कंडक्टेंस ये इंक्रीज होगा कब, जब हम डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे मतलब इसमें वाटर का परसेंटेज बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, इसका कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक मतलब किसी एक के बारे में अगर बात किया जाएगा तो देखिए ओवरऑल कंडक्टेंस बढ़ेगा लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, ए नंबर, यही इंक्रीज होगा, बाकी सब नहीं है। अगर स्पेसिफिक पूछता तो डिक्रीज होता, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0 प्लस में 0.763 वोल्ट फुल स्टॉप, तो बोल रहा है इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो होता है माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये फार्मूला होता है। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ क्या प्लस में, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहां से माइनस लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो माइनस में वही कहलाएगा। तो सिंपल से याद रखना क्या, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में दिया है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर ये माइनस में दिया रहता तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। समझ में, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला 0.763 वोल्ट। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है इन्फिनिटी NaCl, तो ये लिखा कैसे गया, देखिए अगर NaCl को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस। तो ये इन्फिनाइट टाइम पर बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इन्फिनाइट NaCl बराबर इन्फिनाइट Na प्लस इन्फिनाइट Cl माइनस, है ना, सॉरी ऐसे करके। तो बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो दोनों के प्लस करके, तो कौन सा हो जाएगा सही, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा, हम ऐसे लिख दिए इन्फिनिट, क्योंकि वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछा, डायरेक्ट बोला कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये और ये दोनों प्लस में हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। देखिए दो तरह का सेल होता है, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। याद रखिएगा, जो प्राइमरी सेल होता है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी जो है आपका सेकेंडरी सेल में आता है। बाकी जो भी दिया हुआ लेक्लांचित सेल दिया हुआ है या आपका और भी जैसे सांद्रण दिया हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपका प्राइमरी सेल है। तो सेकेंडरी सेल कौन हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
बोल रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। देखिए जो रिएक्शन का रेट है वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है, जो रिएक्शन का रेट है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कम कीजिएगा तो कम हो जाएगा, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? देखिए आपको इसका जनरल फार्मूला याद रखना है, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है जनरल ऑर्डर निकालने का। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा तो बताइए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। और ये क्या बचेगा? सेकेंड इनवर्स बचेगा। इसमें से देख लिया ऑप्शन कौन है? देखिए सेकेंड इनवर्स इसमें दिया नहीं है, लेकिन सेकेंड क्या है? टाइम है, तो टाइम इनवर्स दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बाकी ये सब इसका ऑप्शन गलत है। आया समझ में? सेकेंड इनवर्स अगर ऑप्शन रहता तो वो भी सही है, लेकिन सेकेंड को टाइम में दिया है तो वो भी सही है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर हो गया। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग अगर, क्योंकि आपको 35 छोड़ना भी है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इत्मीनान से क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। तो पहले आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, टाइम फॉर हाफ लाइफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करना, आपको टी हाफ का जनरल फार्मूला याद रखना है, के बाई ए नॉट इनिशियल होता है, ये n माइनस 1 होता है। ठीक है, ये आपको जनरल है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको अगर फर्स्ट मान लिया जाए तो बोला इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, मतलब इसको डबल कर दो, टी हाफ के 2a नॉट n माइनस 1, इसको सेकेंड मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज डबल। अब ये जो टाइम है पहले वाला दिया हुआ, इसको अगर 1 माने, इसको अगर 2 माने, तो बोला क्या एक और रिलेशन, देखिए ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंजिंग किए तो ये रिलेशन आया, लेकिन बाद में बोल रहा है कि जो टाइम है हाफ लाइफ का वो उसको क्या कर दिया जाए? डबल। किसका? इनिशियल का। तो इसका डबल हो गया तो ये हो गया। अब बताइए यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा? थोड़ा सा देख लीजिए, टी हाफ ये 2 गुना, तो ये आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा? के 2a नॉट n माइनस 1 बराबर में ये है, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? 2k और ये a नॉट n माइनस 1 होगा। देखिए k से k कैंसिल, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर n माइनस 1 और a नॉट n माइनस 1 यह आ जाएगा 2a नॉट n माइनस 1। देखिए नीचे ये कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर बचा क्या है? 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 बाई 1, ये बचा हुआ। आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या हो जाएगा? देखिए ये 1 और ये 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? n, और ये क्या बचा? 1। अब आते 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 0 और ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n। तो जब बेस सेम हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम, मतलब n की वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। अब n की वैल्यू 0 आया तो इसका मतलब ऑर्डर क्या है? 0 ऑर्डर है। अगर n की वैल्यू 1 आता तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर 0 आया तो 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर। बात समझ में आया? तो इसका ऑप्शन कौन जाएगा? ये ए नंबर जाएगा। इसका कौन सा ऑर्डर होगा? 0 ऑर्डर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, तो सही पहचानना है। अब बताइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है? 0.693 अपॉन के, ये होता है। अब बताइए बोल रहा है कि टी हाफ जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए ए का मतलब कंसंट्रेशन है, तो बताइए कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो ये गलत हो गया। ये 1/a मतलब 1/a मतलब ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। ये देखिए कंसंट्रेशन का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। अब बताइए इसका मतलब क्या? a टू द पावर 0 का मतलब 1, तो बताइए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, इसका मतलब ये भी तो कांस्टेंट ही है। जब ये कांस्टेंट है तो ये भी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, बाकी सब गलत। आया समझ में?
क्योंकि टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 होता है और ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, टोटल का टोटल ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर ये 18 है आपका। चलिए, कह रहा है एडजॉर्प्शन इज द फेनोमेनन इन विच सब्सटेंस, एडजॉर्प्शन इज द फेनोमेनन इन विच ए सब्सटेंस, ये एडजॉर्प्शन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है सब्सटेंस का, तो आपको पढ़ाए होंगे, अगर आप पढ़े होइएगा तो पता है, एक्यूमुलेट होता है एट द सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस। जो एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेट वहां पे जाके जमा हो जाता है, क्या, सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बाकी ये सब क्या है, गलत है। ठीक है, ये सब बाकी चीज इसके इसमें आता ही नहीं। ठीक है, एक्यूमुलेट होना, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या, एक्यूमुलेट होना किसके, दूसरे सरफेस के, दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोल रहा है कि एक कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस। आपको पता होगा कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है, यही काम है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द, देखिए कंसंट्रेशन किसी का कुछ नहीं करता, ये कैटलिस्ट जो है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और घटाता है, किसी का कंसंट्रेशन और नहीं बढ़ाता है नहीं घटाता है। अगला क्या है, चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये भी नहीं होगा। अगला क्या, शॉर्टेंस द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम, हाँ ये हो सकता है। क्यों, बोल रहा है कि ये क्या करता है, पाथ को कम कर देता है, कहां पर पहुंचने के लिए, इक्विलिब्रियम पर, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसके इक्विलिब्रियम पर पहुंचने में ये क्या करता है, कैटलिस्ट हेल्प करता है, मतलब शॉर्ट पाथ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। बाकी ये सप्लाई द एनर्जी टू द रिएक्शन, नहीं ये कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करता है ना, तो कैटलिस्ट का काम है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना। तो ये क्या करता है, शॉर्टेंस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पहुंचने में क्या करता है, टाइम कम लगाता है ना, वही बात बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ लियोफोबिक कोलाइड्स ड्यू टू, देखिए लियोफोबिक कोलाइड का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल का चार्ज क्या है, पार्टिकल पे चार्ज क्या है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लियोफोबिक कोलाइड्स का क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हाइड्रेशन पार्टिकल नहीं, ये भी नहीं होगा। बिग साइज ऑफ पार्टिकल नहीं, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करता है। स्मॉल साइज, ये भी नहीं होगा। किसी भी पार्टिकल पर चार्ज कितना है उस पर लियोफोबिक का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 21। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन से थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है ना, आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद, देखिए जो गोल्ड नंबर है वो किससे एसोसिएट है, तो लियोफिलिक कोलाइड से ये एसोसिएट है, लियोफिलिक कोलाइड से एसोसिएट है। देखिए क्या होता है कि लियोफोबिक कोलाइड में क्या करते हैं हम, लियोफिलिक को हम ऐड करते हैं ताकि प्रेसिपिटेट ना बने, है ना, प्रेसिपिटेट ना बने, इसलिए हम क्या करते हैं, लियोफिलिक को हम ऐड करते हैं किसमें, लियोफोबिक में। तो गोल्ड नंबर क्या कहलाता है, ये एसोसिएट किससे है, लियोफिलिक कोलाइड से एसोसिएटेड, तो ये सही हो जाएगा और ये सब गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना, इमल्सन को, ये दूसरा चीज होता है, इमल्सन एक जिसमें सॉल्ट्स जो है मतलब डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो है लिक्विड होता है, डिस्पर्सन फेज भी लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या हो, लिक्विड, उसको इमल्सन बोलते हैं। जेल्स में एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, है ना, तो याद रखना नहीं अभी, इसको याद रखना है। गोल्ड नंबर किससे एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना लियोफिलिक कोलाइड से, क्योंकि ये वाला इसमें ऐड किया जाता है एज ए प्रेसिपिटेट बचाने के लिए, मतलब कम बने ना, ठीक है। तो आपको याद रखना गोल्ड नंबर जो है लियोफिलिक कोलाइड से एसोसिएट है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हाँ चलिए, क्वेश्चन है कि सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय, आपको पता है जब आप पढ़िएगा मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो वहां पर आपको एक फिगर बनाया जाएगा ऐसे करके यहाँ पे, है ना, ये पढ़े होइएगा तो दिखेगा यहाँ पर, एयर इधर से हम करते हैं पड़वा और यहाँ पर हम इसमें ऑयल मिला देते हैं, इसमें क्या मिला देते हैं, ऑयल मिला देते हैं, और यहाँ से हाई एयर ब्लो कराते हैं, और यहाँ से क्या होता है कि इसमें तेल मिला देते हैं, और यहाँ से झाग बन के ऊपर आता है ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके आता है, और ये तेल के साथ होता है, और यहाँ पर जो ओर मिक्स होता है इस वाले में, उसको हम बोलते हैं सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के साथ ही ये प्रोसेस किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस बोलते हैं।
समझ में? फ्रुट फ्लोटेशन में ही ये वाला प्रोसेस किया जाता है और इसमें क्या होता है, सिर्फ सल्फाइड ओर का ज्यादातर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस। बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के Which of the following metals is extracted by complex formation? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसमें से कौन सा मेटल करता है? तो आपको पता होगा कि जो भी नॉन रिएक्टिव गेट है जिसका ऑक्सीडेशन कम होता है, ए प्लेटिनम, ये सब क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो जिंक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता है, Hg भी नहीं करता है, कॉपर भी नहीं करता, तो कौन करेगा, Ag करेगा, है ना। सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम ये सब क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके क्या करता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर पढ़िएगा तो देखिएगा ज्यादातर आपको AgAuPt जो है एज ए सेंट्रल मेटल आपको मिलेगा, है ना। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको 24 नंबर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। 25 में क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग प्रोड्यूस्ड इज, जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो स्लैग क्या बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन में जो इम्प्यूरिटीज होता है SiO2 होता है ना, और ये क्या है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, बेसिक मिला देते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, अगर ये मान लीजिए क्या है, गैंग है, क्या ये गैंग है, तो ये क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। जब ये दोनों मिलेगा तो देखिए ये बनता है स्लैग, ये क्या बन गया, स्लैग। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा बताइए, डी नंबर होगा। आया समझ में? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक, मतलब नाइट्रोजन के बारे में बोल रहा है कि इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है। तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं इसमें आपको याद रखने के लिए। देखिए नाइट्रोजन पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा, पैरा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। एक एक्सेप्शन है, ये और ये। देखिए यहाँ पर 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना है, 16 है, फिर भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है ना। अब बताइए यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको बताते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2 तो ये क्या हो जाएगा, +2। अब बताइए एक नाइट्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन, 7, तो 2 पे कितना होगा, 14 होगा। तो 14 में से 2 गया कितना, 12, मतलब इवन नंबर है, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। देखिए यहाँ पर -10 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 0 करने के लिए +10, तो 2 पे 14 तो 10 चला गया, तो कितना बचा, 4, तो ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा, आपको ये थोड़ा सा आना चाहिए। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पे कितना होगा, -4, यहाँ पे +4, है ना। अब बताइए एक नाइट्रोजन पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, 4 चला गया तो कितना बचा, 3, मतलब ऑड है, ये सही है। अब यहाँ पर देख लो -6 और यहाँ पर +6, अब होता कितना है, 14, 14 में से 6 गया 8, ये इवन है ना, तो ये भी नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, एनो, इस पर कितना होगा, -2, इस पर कितना होगा, +2, इसका होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 चला गया तो कितना बचा, 5, ये ऑड है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी नंबर, तो पैरामैग्नेटिक ये कहलाएगा। बात समझ में आया? आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं। अगर आपको याद रखना है तो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है 2 ही होता है पैरामैग्नेटिक, सब क्या होता है, बाकी सब डायामैग्नेटिक होता है। NO2 और NO ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं, पैरामैग्नेटिक। बाकी सब ऑक्साइड नाइट्रोजन में क्या होता है, सब डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए द बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज, अब बताइए फास्फोरस कौन से नंबर का ग्रुप है, आपका 15 नंबर, ग्रुप नंबर 15 का। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाना, पार्टिकल, असरनी, सब बीमार, है कि नहीं है। अब बताओ, बोल रहा है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। इसका देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। अब बताइए ये ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 ले सकता है। 3 लेने को क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। 3 ले सकता है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इसको जोड़ दोगे तो कितना पड़ जाएगा, 18, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, माइनस, तभी तो लेते हैं ना।
लेने वाले पर माइनस आता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा 18। और ज्यादा से ज्यादा दे कितना सकता है 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका देखिए -3 ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 दे सकता है, तो कितना हो जाएगा -3 से +5। 0 से 5 ये भी नहीं होगा, -3 से 0 ये भी नहीं होगा, -4 से +2 ये भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है 15 नंबर ग्रुप ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा 5 दे सकता है। तो लेने को बोलेंगे -3 और दे सकता है कितना +5 मैक्सिमम, है ना। ये क्या है इनर्ट गैस बनना है, तो 5 लेगा तो 3 ले लेगा तो 18 बन जाएगा, 3 लेगा तो क्या बन जाएगा 18 और 5 दे देगा तो 10 बच जाएगा। ये समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किधर है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, इस चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आपको पता होगा जब पीरियोडिक टेबल में हम बाएं से दाएं जाते तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बढ़ता है, बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हम टॉप से बॉटम आए, टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा, और जब हम टॉप से बॉटम चलेंगे तो क्या होगा डिक्रीज होगा। अब बताइए ये सब नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या कहलाता है एसिडिक कहलाता है। तो अब बताइए हम दिखाते हैं आपको, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फिर है फास्फोरस का ऑक्साइड, उसके बाद देखिए नाना पाटेकर असरानी सब बीमारी, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ। तो पहले नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक AS2O5, उसके बाद क्या SB2O5। अब बताइए ऊपर से नीचे चलेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा ऊपर वाले का होगा, ये वाला। तो सबसे कम किसका होगा ये वाला। तो ऑप्शन कौन होगा N2O5 कौन है ये बी नंबर ऑप्शन। आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बोला कि जब फॉर्मिक एसिड को हम रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो क्या होगा। अब बताइए पहले फॉर्मिक एसिड आपको पता होना चाहिए, HCOOH को क्या बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। इसका रिएक्शन हम कराएं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो क्या होगा। देखिए जब इसको हम हीट करेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेट इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से दो चीज बनेगा, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बन जाएगा। याद रखिएगा जब फॉर्मिक एसिड का हम रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो बताइए इसमें से कौन कौन ऑप्शन है, SO2 नहीं होगा, SO3 नहीं होगा, CO2 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बोल रहा है कि सल्फर मॉलिक्यूल कैसा होता है। तो आपको पता होगा सल्फर जो है ऐसा होता है S8 के फॉर्म में होता है, ओरिजिनली S8 के फॉर्म में सल्फर होता है। तो बताइए डायटोमिक है नहीं, कितना एटम है 8, ट्राई को बोलते हैं 3 नहीं, टेट्रा को बोलते हैं 4, ऑक्टा को बोलते हैं 8, मतलब ऑक्टा एटोमिक है, ये आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। सल्फर ऐसे पाया जाता है तो 8 है ना एटम, देखो 8 एटम तो ऑक्टा। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ 29 दिया हुआ। तो डी ब्लॉक का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेगा, ये जो है 4s2 हो जाएगा, इसको क्या लिखेगा 3d9 लिखेगा। अब क्या हाफ फिल और फुल फिल वाला चक्कर होता है, तो क्या करो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें ले जाओ और इसमें कर दो 3d10, तो क्या हो जाएगा 4s1 3d10, ये एक्सेप्शन है। तो आप याद रखिए कौन होगा इसमें से, देख लीजिए ये देखिए आर्गन इसलिए लिखा है कि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है। तो 18 और 10 कितना हो जाएगा 18 और 10 28 और 1 29, ठीक है। बाकी ये सब नहीं होगा। देखिए ये भी दिया हुआ है, ये गलत है। अगर आप इस बेसिस पे जाइएगा यहाँ से तो आपका ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसलिए इसका एक हाफ फिल और फुल फिल वाला पढ़ेगा तो आपको तो याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। बोल रहा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथिनाइड एलिमेंट्स। देखिए ए ब्लॉक का दो पार्ट होता है, एक होता है लेंथेनॉइड और एक होता है क्या एक्टिनॉइड। देखिए ये स्टार्ट होता है 58 से लेकर के 71 तक, और ये होता है आपका 90 से लेकर के 103 के आसपास। दोनों में 14 एलिमेंट होता है ना, देख लीजिएगा।
अब लेंथिनियम है तो देखिए इसका NS2 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक है, तो याद रखिएगा N-2 F1 से 14 और N-1 D 1 से लेकर के D1 से लेकर के 10 और NS2 ऐसा कोई है देख लीजिए। N-2 ये नहीं होगा, N-2 0 से 14 ठीक है, N-2 ये भी ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ये होगा, बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये क्या किया, पहले D दे दिया है और F बाद में दिया है, लेकिन F ब्लॉक का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो F पहले आता है, फिर D आता है, उसके बाद S आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 33 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनॉइड। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक्टिनॉइड कौन नहीं है, तो लेंथिनॉइड जो होगा वो एक्टिनॉइड नहीं होगा। देखिए लेंथिनियम होता है और एक एक्टिनॉइड होता है, बोल रहा है कि इसमें एक्टिनियम कौन नहीं है, तो जो लेंथिनियम होगा वो एक्टिनियम नहीं होगा या एक्टिनॉइड नहीं होगा। तो देखिएगा आप F ब्लॉक देख लीजिएगा उसको, उसमें टेरिबियम जो है वो लेंथिनियम होता है, तो वो एक्टिनॉइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये सब एक्टिनॉइड है, तो एक्टिनॉइड नहीं पूछा है, इसका मतलब लेंथिनॉइड पूछा है, तो टेरिबियम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूरेनियम, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम ये सब होता है एक्टिनॉइड। F ब्लॉक का सबसे नीचे वाला ये होता है 90 से लेकर करके 103 के बीच का एलिमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का डेफिनेशन क्या है, तो डायमैग्नेटिक का डेफिनेशन यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए। तब देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24, तो इसको लिख सकते हैं 4s2 3d4 है ना। एस्केंडियम का होता है 21, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 4s2 3d1। वेनेडियम का होता है 23, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4s2 और ये चला जाएगा किसमें, 3d3 में। तो आप थोड़ा सा याद रखिए। टाइटेनियम का होता है 22, तो ये क्या हो जाएगा 4s2 3d2। अब देखिए +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा, तो देखिए 2 यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से निकलेगा, तब बचेगा क्या 3d3। तो बताइए अनपेयर्ड है क्या, नहीं है, क्यों, 5 डब्बा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो सब अनपेयर्ड ही होगा, पेयर्ड तो होगा नहीं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा पैरा, ये क्या हो जाएगा पैरा। अब देखिए यहाँ से 3 निकलना, तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो बताइए ना S में है और ना ही D में है, तो ये अनपेयर्ड की तो बात ही नहीं कर रहा था, बाकी पीछे जो है क्या पेयर्ड है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। बाकी को भी चेक करा दे, देखिए 2 निकालना तो 2 यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3d3, तो ये अनपेयर्ड रह जाएगा, तो अनपेयर्ड होगा तो बताइए क्या होगा, ये भी पैरा, ये भी पैरा। अब ये +3 मतलब 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो D में कितना बचा, D में ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पैरा। तो इसमें ये भी पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये है डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ कोई बचा ही नहीं, तो अनपेयर्ड की तो बात ही नहीं करेंगे। बाकी जो भी पीछे होगा 20 तक वो क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe+2 में, मतलब आयरन में, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो इसको लिखिए 4s2 3d6। जब Fe+2 निकालिएगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 निकालना है तो यहीं से निकलेगा, जब यहाँ से निकलेगा तो इसमें अनपेयर्ड कितना बच गया यही पूछा है, तो आप बताइए D का डब्बा बना लीजिए। देखिए D में मैक्सिमम, S में हम 2 रख सकते हैं मैक्सिमम, P में रख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में रख सकते हैं 10 और F में कितना रख सकते हैं 14। अब बताइए पहले से कितना है 6, तो बच गया कितना 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा। ये समझ में आया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, क्योंकि D में कितना रखना है 10 है, कितना 6, 4 की जरूरत है। चलिए इसमें 70 क्वेश्चन है, तो 70 क्वेश्चन हम अगर एक बार डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। इसके लिए हम इसको 2 पार्ट में लेकर के आएंगे, 35 का सेक्शन रहेगा, तो आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे, तो आपको रिवीजन भी होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बात समझ में आए, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कीजिए, बच्चे के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसको सही से कॉन्सेप्ट वाइज इसको सीखे और पेपर में अच्छा करें। ठीक है, थैंक यू।